स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन के बारे में, जिसमें हमने दो प्रोसेस यानी कि असूत्री और समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को हम आज कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, हम पढ़ चुके थे कोशिका विभाजन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल सेल से जो विभाजित होकर डिप्लॉयड सेल यानी कि दो सेलों का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। ये बेसिकली तीन चरणों में होता है, यानी कि असूत्री, समसूत्री और सूत्री विभाजन में होता है, जिसमें से हमने असूत्री विभाजन के बारे में बताया था कि यह केवल अविकसित कोशिकाओं में होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स, कुछ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सोमेटिक सेल में के अंतर्गत होता है, यानी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल में पाया जाता है। पौधों में डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों सेलों में पाया जाता है और ह्यूमन बींग्स में ये डिप्लॉयड सेल में पाया जाता है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन, जो बेसिकली केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, थर्ड था हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए, ये जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है समसूत्री विभाजन से। कुछ चीजें इसमें मैच करती है समसूत्री से ही, लेकिन आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी चीजें मैच करती हैं और किन चीजों से ये दोनों डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो बेसिकली जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि इसके लिए आपके अंडाणु और शुक्राणु की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसका ये जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली जैसे कि समसूत्री विभाजन जो होता था वो हमारी लाइफ टाइम चलता था, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही हो, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो एक पर्टिकुलर एज पे यानी कि पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर टाइम में ही एंड होता है। ठीक है, ये लाइफ टाइम नहीं चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें क्या होता है, हमें जो सेल मिलती है वो बेसिकली अगुणित यानी कि हैप्लॉयड सेल मिलती है। हैप्लॉयड का मतलब है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो आधे होते हैं, इसलिए इसको अन्यूनकारी या अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो हमारा समसूत्री विभाजन था उसमें हमें डिप्लॉयड सेल मिलती थी, यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या 40 होती थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारी अर्धसूत्री विभाजन है उसमें कितने चरण हैं। ये बेसिकली दो चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरा था अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी कि दो प्रोसेस में ये कंप्लीट होता है, दो चरणों में, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो हम पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है इसमें भी चरण होते हैं समसूत्री विभाजन की तरह, यानी कि इसमें समसूत्री विभाजन की तरह ही इसमें पूर्वावस्था, मध्यावस्था, तीसरा है पश्चावस्था और आखिरी है अनंत्यावस्था पाई जाती है। ठीक है, सेम उसी की तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका लास्ट है टीलोफेज। ठीक है, सेम समसूत्री विभाजन की तरह ही चरण है ये भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्वावस्था, यानी कि प्रोफेज में क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंटिन्यू करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि हमें किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। और अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, पूर्वावस्था में क्या होता है, इसमें भी आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि ये 5 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, लैक्टोटीन। लैक्टोटीन में क्या होता है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो संघनित होते हैं, यानी कि मैंने आपको जब समसूत्री विभाजन पढ़ाया था उसमें
सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय होते हैं वो बनकर विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम डायग्राम की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपके गुणसूत्र रहते हैं जो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या होता है कि ये क्लियर नहीं होते, संघनित अवस्था में होते हैं, और जो हमारे सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है आपकी, जाइगोटीन में क्या होता है कि जो आपके संघनित गुणसूत्र थे वो एक सीधी अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि एक सीध में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी पैकेटीन। पैकेटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है आपकी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी क्या कहते हैं जो जीन विनिमय होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, यानी कि पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन पैकेटीन में बेसिकली जीन विनिमय होता है, यानी कि उनमें गुणों की अदला बदली यानी कि जो विविधता होती है वो हमें देखने को मिलती है। देखिए जैसे कि आप पैकेटीन में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये आपका एक गुणसूत्र है और ये आपका है दूसरा गुणसूत्र। इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये ऐसे एक दूसरे से में जीन विनिमय करने लगते हैं, यानी कि जब एक गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र से जब मिलना होगा, उनमें विनिमय होगा, तो ऑब्वियसली उनके गुणों का भी आदान प्रदान होगा, वही प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से अर्धसूत्र विभाजन की कौन सी अवस्था में जीनों का विनिमय होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी फोर्थ आती है डिप्लोटीन। फोर्थ है आपकी डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो अलग होने लगते हैं, और देखिए इसका भी मैं आपको डायग्राम बना दे रही हूँ। और जो आपकी फोर्थ अवस्था है यानी कि डाइकाइनेसिस, उसमें क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो मतलब डिप्लोटीन में अलग होना स्टार्ट करते हैं और डाइकाइनेसिस में वो अलग हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे ये गुणसूत्र एकदम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं आपके मध्य अवस्था पे। देखिए मध्य अवस्था में हमने समसूत्री विभाजन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मध्य अवस्था में क्या होता था कि जो गुणसूत्र होते थे वो एक मेटाफेज प्लेट में आके के सीध में व्यवस्थित हो जाते थे। देखिए आपकी दूसरी है आपकी मध्यावस्था। मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में क्या होता था कि जो हमारे गुणसूत्र होते थे वो एक सीधी रेखा में यानी मेटाफेज प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका समझ लीजिए सेल। ठीक है, इसमें आपके ये आपके गुणसूत्र है, मान लीजिए मैं आपको कम दिखा रही हूँ, थोड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है डायग्राम। तो इसमें क्या होता है आपकी
सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, ये तो ऐसा था ये, इस तरीके से ये रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया था कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो हमारे गुणसूत्रों से काइनेटोकोर द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि समझ लीजिए ये जो है ब्लू कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका है काइनेटोकोर, ठीक है। और इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये इस तरीके से आके जुड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जो हमारा समसूत्री विभाजन था उसमें क्या होता था कि इस तरीके से लाइन में ये इस तरीके से व्यवस्थित रहते थे हमारे गुणसूत्र, ठीक है। यानी कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते थे, यानी कि काइनेट एक ही स्पिंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम से दो जगह से जुड़ा होता था, यानी कि यहाँ पे भी जुड़ा रहता था और यहाँ पे भी जुड़ा रहता था। लेकिन इसमें आप डिफरेंस देखिए कि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन में जो मध्यावस्था है उसमें एक स्पिंडल फाइबर्स केवल एक ही और गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद आते हैं हम पश्चावस्था। थर्ड है आपका पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ खास नहीं, इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो अलग होना शुरू कर देते हैं, यानी कि बोल सकते हैं पश्चावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि इस तरीके से रहते हैं, वो अलग होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो अलग होना स्टार्ट कर देते हैं और अंत्यावस्था में वो एकदम सेपरेट हो जाते हैं और उनपे केंद्रक का निर्माण हो जाता है, यानी कि ये अलग होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। जैसे देखिए ये हमारे ये ऐसे गुणसूत्र हैं, ठीक है, ये जोड़े में रहते हैं बट ये सेपरेट होकर अलग अलग विपरीत ध्रुवों पे, यानी कि आधे इधर आधे इधर सेपरेटली चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंत्यावस्था में क्या होता है, इसी की जस्ट बाद फोर्थ है हमारी अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज। इसमें क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र रहते हैं इस पे केंद्रक का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो इसमें देखिए जो हमारे ये गुणसूत्र है तो इससे क्या है कि हमें जो सेल मिलेंगी वो हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आधे आधे विपरीत ध्रुवों पे चले गए हैं तो 23 गुणसूत्र ही हमें इनमें मिलेंगे, इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री उसमें कोशिका तंत्र का जब डिवीजन होता था तो वो दो द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता था, और इसमें क्या होता है जब कोशिका तंत्र विभाजित होता है तो वो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। इसमें ये मेन डिफरेंस है। अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, इसको इस डायग्राम में समझ सकते हैं हम कि शुरुआत में आपके पास
कोशिका रहती है 2n कोशिकाएं, इसके बाद आपको 2n कोशिका, देन आपकी जो प्रोसेस है वो मियोसिस फर्स्ट होती है। इसमें आपको 2 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो हमें जब कोशिका विभाजन होती है तो 2 अगुणित कोशिकाएं का निर्माण होता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में। इसके बाद आता है मियोसिस सेकेंड। इसमें क्या होता है कि इसी से आपको 1n और 1n, सेम इससे 1n और 1n, यानी कि प्रत्येक सेल से हमें 2 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है माइटोसिस में, इसमें हमें द्विगुणित कोशिका जब विभाजित होती है तो हमें द्विगुणित कोशिकाएं ही प्राप्त होती हैं, यानी कि उसमें माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। लेकिन जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है यानी कि मियोसिस जो होता है उसमें केवल हमें हैप्लॉइड सेल ही मिलती है, यानी कि उसमें केवल 23 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो थी आपकी कोशिका विभाजन, आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे अब हम थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो मैं शुरुआत में बताना भूल गई। देखिए, जो अर्धसूत्रीय विभाजन है इसमें क्या होता है कि बेसिकली 3 साइंटिस्टों ने इस पर वर्क किया है, तो उनको जान लेते हैं कि किन किन के द्वारा इसकी खोज की गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन की जो खोज है, जो सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था वो थे बीजमैन, उनका नाम था बीजमैन के द्वारा सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज की गई। इसको आप इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उसका बीज डालते हैं, यानी कि ना बीज बो दिया मैंने इस चीज़ का, तो आप इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं कि जो खोज की गई थी शुरुआत में सबसे पहले, तो वो जो बीज डाला गया था वो बीजमैन द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस नाम है वो बेसिकली फॉर्मर तथा म्यूरो द्वारा दिया गया था। फॉर्मर और मूरे द्वारा मियोसिस नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है, यानी कि खोज तो बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है यानी कि कौन कौन से प्रोसेस में ये संपन्न होता है वो किया गया था स्ट्रॉसबर्गर द्वारा 1882 में। विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर द्वारा 1882 में किया गया था, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन है वो बेसिकली जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और ये पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर टाइम पे इसका एंड होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और चूंकि इसमें जो हमें बाद में जो सेल मिलती है वो हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? आज हमारा ये विभाजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।